जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब आज अलाउद्दीन खिलजी से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 तक माना जाता है। सतीश कुमार, प्रेमलता, प्रियंका सिंह, विकास भाल्ला, सचिन कुशवाहा, विनीत कुमार सिंह, संदीप कुमार, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग बहुत ही सुबह जल्दी उठने वाले लोग हैं, वेरी गुड। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। आप लोग अपनी मेहनत इसी प्रकार से जारी रखिए। सिलेक्शन आप सभी लोगों का होगा, मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरशास्प। अली गुरशास्प। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत बड़ा एम्पायर डेवलप किया। मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत में पहली बार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और मिलिट्री रिफॉर्म्स प्रारंभ किए अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया कि इसका साम्राज्य दक्षिण से लेकर के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस तक हुआ करता था, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तक हुआ करता था। इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के कारण इसे सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है। अब इतना बड़ा एम्पायर स्थापित करने के लिए उसे एक बड़ी सेना की आवश्यकता थी, और ये इससे पहले के जितने भी शासक थे वो सारे शासक अपनी सेना को वेतन नहीं दिया करते थे। इसने सबसे पहला सैन्य सुधार ये किया कि उसने अपनी सेना को ही वेतन देना प्रारंभ किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेना से जुड़ें और एक बहुत विशाल सेना का निर्माण हो, जिसके कारण सभी साम्राज्यों को जीता जा सके, विजित किया जा सके। तो इस वजह से उसने सेना को वेतन देना प्रारंभ किया। अब सेना को वेतन देना होता था, और ये वेतन देना होता था खजाने से, ट्रेजरी से। तो खजाने में भी वेतन आना चाहिए, खजाने में भी पैसा आना चाहिए, और खजाने में पैसा भरने के लिए उसने भारत में पहली बार बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। इस तरीके से राजस्व सुधार और वित्तीय सुधार भी उसने प्रारंभ किए। बाजार नियंत्रण प्रणाली के द्वारा उसने बाजार में, मार्केट में सभी वस्तुओं के दाम फिक्स कर दिए। हर वस्तुओं की खरीद फरोख्त पर सरकार को कर देना होता था, और इस तरीके से कर खजाने में जमा होने लगा। और कर जब खजाने में जमा होने लगा तो पैसा आने लगा, और पैसा आने लगा तो इस पैसे को सेना को देने लगे, और सेना को देने लगा तो सेना में लोग जुड़ने लगे, और एक विशाल सेना का निर्माण हुआ। आप लोग ये बताइए कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपना गुप्तचर विभाग स्थापित किया था, उस गुप्तचर विभाग का नाम क्या रखा था? जल्दी बताइए। अलाउद्दीन खिलजी के गुप्तचर विभाग का क्या नाम था? हम लोगों ने लास्ट टर्न पर बलबन के गुप्तचर विभाग का नाम देखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो गुप्तचर विभाग स्थापित किया था उसका क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी ने जो गुप्तचर विभाग स्थापित किया था उसका क्या नाम था? अब सब लोग गूगल पे चले गए, पता किसी को नहीं है, बस देख देख करके ही पास हो जाएंगे, वहां पर यही पास करा देगा आपको। शिवेंद्र प्रताप सिंह,
बारिद गुप्तचर विभाग का क्या नाम था? दीवाने बारिद नाम से बलबन ने अपना गुप्तचर विभाग स्थापित किया था। अलाउद्दीन खिलजी के गुप्तचर विभाग का क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी नई राजधानी किसे बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जब सैन्य विभाग में सुधार किए, वेतन देना प्रारंभ किया, बड़ी सेना जोड़ ली, तो अब सेना को सूचना देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए एक गुप्तचर विभाग की भी आवश्यकता पड़ी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर विभाग की स्थापना की। इसका नाम रखा बारिद ए मुमालिक। बारिद ए मुमालिक नामक गुप्तचर विभाग की स्थापना की। सेना में लगातार जब सैनिक आने लगे, सैनिकों को वेतन मिलने लगा, तो सैनिकों को वेतन मिलने पर अब भ्रष्टाचार भी बढ़ने लगा। भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, जैसे अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति था, वो पहले राम प्यारे के नाम से वेतन ले आया और फिर वही व्यक्ति मलिक मोहम्मद के नाम से वेतन ले आया। तो इस वजह से भ्रष्टाचार बढ़ने लगा था, और जब भ्रष्टाचार बढ़ने लगा तो इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दो और परंपराएं प्रारंभ की, जिन्हें दाग व हुलिया प्रथा कहा जाता है। कहीं कहीं पर दाग और चेहरा प्रथा भी कहा जाता है इसे। ये जो दाग प्रथा थी, हमने आपको बताया था कि उस समय घोड़ों के आधार पर पदों का नाम रखा गया था। सबसे कम 10 घोड़े होते थे अमीर के पास, अमीर से ज़्यादा मलिक के पास, मलिक से ज़्यादा बख्शी के पास, और बख्शी से ज़्यादा खान के पास। ये घोड़ों के आधार पर पदों का सृजन किया गया था। अब मान लीजिए कि कोई नया अमीर बनाया गया, उसके पास 10 घोड़े दे दिए गए। अब उस अमीर ने अपना 10 घोड़े मार्केट में, बाज़ार में बेच दिए। जब वेतन का समय आया तो वो 4 घोड़े कहीं से जोड़े, 4 घोड़े कहीं से जोड़े, 2 घोड़े किसी से ले आया और 10 घोड़े दिखा करके वेतन ले लेता था। इस तरीके से भ्रष्टाचार घोड़ों के आधार पर पदों पर होने लगा था। तो इस तरीके से घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ हो गई थी। घोड़ों के ऊपर सील लगा दी जाती थी, और एक बार घोड़ा एक काउंट हो गया तो वो अब दोबारा काउंट नहीं होता था। तो घोड़ों पर दाग लगाने की ये प्रथा दाग प्रथा के नाम से जानी जाती है। जबकि व्यक्ति सिपाही के रूप में जब वेतन लेने आता था, तो उस सिपाही का पहले जो हुलिया था, जो आइडेंटिफिकेशन मार्क था, वो नोट किया जाने लगा। जैसे चेहरे पर कट मार्क, या फिर रंग गेहुआ, या ऊंचा कद या नीचे नाटा कद, ये इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नोट होने लगे। उस सिपाही का हुलिया नोट किया जाने लगा, और ये दाग और हुलिया प्रथा भारत में पहली बार इंट्रोड्यूस किया अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को वेतन देने पर होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। इसके अतिरिक्त उसने भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए एक विभाग की भी स्थापना की। ये भ्रष्टाचार कम करने के लिए, भ्रष्टाचार कंट्रोल करने के लिए उसने जो विभाग बनाया उसका नाम था दीवान मुश्ताखराज। ये भ्रष्टाचार चाहे सेना में हो, चाहे राजस्व विभाग में हो, चाहे वाणिज्य विभाग में हो, किसी भी जगह पर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए उसने एक नया विभाग बनाया जिसका नाम था दीवान मुश्ताखराज। इसके अतिरिक्त उसने एक वाणिज्य विभाग की स्थापना की।
ये वाणिज्य विभाग दीवान रियासत के नाम से जाना जाता है। दीवान रियासत नामक एक वाणिज्य विभाग की स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही कुशल प्रशासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात पर आक्रमण करके उसने खंबात से मलिक काफूर, जो वहाँ का सेनापति था, उसको जीता। अब वहाँ पर सेना को वेतन दिया जाने लगा था। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा वेतन मलिक काफूर को दिया जाता था, इसीलिए लोग मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जानते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को दक्षिण भारत भेजा। दक्षिण भारत में देवगिरी के शासक थे प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव को मलिक काफूर ने हराया और तेलंगाना पर अपना अधिकार कर लिया। प्रताप रुद्र देव तेलंगाना का शासक था। उसने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा गिफ्ट किया। पहली बार कोहिनूर हीरा दिल्ली सल्तनत में पहुंचा अलाउद्दीन खिलजी के समय में। (1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। उस समय चित्तौड़ के शासक थे राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह को हराया अलाउद्दीन खिलजी ने और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ का नाम बदल करके उसने अपने बड़े बेटे के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किया। (1301 ईस्वी में उसने रणथंभोर पर विजय प्राप्त की। रणथंभोर के राजा थे हमीर देव। हमीर देव को हराया। इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात, मालवा और उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की। उसके समय में मंगोल आक्रमण बहुत ज़्यादा हो रहे थे और मंगोल आक्रमण हो तो रहे थे, लेकिन इन मंगोल आक्रमणों पर विजय भी उसने उसी तरह से प्राप्त की। कभी भी मंगोलों को जीतने नहीं दिया। मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए उसने अपनी नई राजधानी सीरी में स्थापित की। सीरी को नई राजधानी बनाया। इस तरीके से उसने अपना राजधानी परिवर्तन भी किया। रामचंद्र देव, जो आप बता रहे हो शिवेंद्र प्रताप सिंह, रामचंद्र देव इससे पहले हुआ करते थे, देवगिरी के शासक। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में कई इमारतों का भी निर्माण कराया। जैसे उसने अलाई दरवाज़ा बनवाया, अलाई मीनार का निर्माण करवाया, 1000 सातून महल बनवाया, जमायत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया। इस तरीके से उसने कला और स्थापत्य कला में भी काफ़ी महारत हासिल की थी। अलाउद्दीन खिलजी
के बारे में जो एक ऑफिशियल टेक्स्ट मिलता है, वैसे तो अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को भी अपने राज दरबार में आने की इजाज़त दी थी। राज दरबार में अमीर खुसरो भी थे। अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ। ये ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने 8 मुस्लिम शासकों का शासनकाल देखा है। तो बहुत ज़्यादा शासकों का शासनकाल देखने वाले प्रसिद्ध कवि और स्कॉलर्स में अमीर खुसरो का नाम आता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का जो ऑफिशियल टेक्स्ट हमें देखने को मिलता है वो जियाउद्दीन बर्नी की बुक से मिलता है। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख अलाई नाम की बुक लिखी है, जिससे हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पता चलता है। अमीर खुसरो ने भी खजाइनुल फतूह नाम की बुक लिखी है। खजाइनुल फतूह नाम की बुक लिखी है जिसके द्वारा हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन खजाइनुल फतूह दिल्ली सल्तनत के कई सारे शासकों का शासनकाल है, जबकि तारीख अलाई में केवल अलाउद्दीन खिलजी के ही किए गए कार्यों का वर्णन मिलता है। मध्यकालीन इतिहास में ज़्यादातर जितना भी टेक्स्ट लिखा जाता था वो सब पर्शियन लैंग्वेज में, फ़ारसी भाषा में ही लिखा जाता था। इस वजह से सारी रचनाएं फ़ारसी भाषा में ही मिलती हैं। अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी के अतिरिक्त और भी कई सारे ऑथर्स के बारे में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में पता चलता है। राज शेखर जो दक्षिण भारत के शासक हुआ करते थे, उनके समय में एक अभिलेख मिलता है। इस अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को उलूग खान कहा गया है। उलूग खान कहा गया है। उलूग खान का अर्थ होता है दुनिया का खान, मतलब सबसे बड़ा खान। तो इस तरीके से दक्षिण भारत के अभिलेखों में भी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चर्चा होती है। अलाउद्दीन खिलजी ने शहनाई मंडी नामक एक नया पद इंट्रोड्यूस किया। ये मार्केट ऑफिसर होता था, बाजार का अधिकारी होता था। वो ये देखता था कि बाजार में सभी वस्तुओं के दाम फिक्स हैं कि नहीं और उन्हीं दामों पर कर चुकाया जा रहा है या नहीं। इस तरीके से बाजार को कंट्रोल करने के लिए उसने शहनाई मंडी नामक एक पद का सृजन किया। ये हर मार्केट में, जो छोटे छोटे से मार्केट हुआ करते थे, उस मार्केट का अधिकारी होता था। और ये सभी शहनाई मंडी मुहत्सिब नामक एक वाणिज्य अधिकारी को रिपोर्ट करते थे। वाणिज्य अधिकारी का भी पद बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने। ऐसे प्रमाण मिलते हैं अलग अलग ग्रंथों से कि अलाउद्दीन खिलजी का जो आखिरी फरमान था, अंतिम जो आदेश था, वो परवाना नवीस की नियुक्ति करना था। परवाना नवीस परमिट देने का अधिकारी होता था। परमिट देने का अधिकारी परवाना नवीस के नाम से नियुक्त किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इस तरीके से उसने कई सारे सोशल रिफॉर्म्स किए, बहुत सारे उसने आर्थिक और राजस्व सुधार किए, सैन्य सुधार किए अपने शासनकाल में।
अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में मुकद्दमों व खूतों से विशेषाधिकार छीन लिए। मुकद्दम होता था गांव का मुखिया, जबकि खूत होते थे जमींदार। तो जमींदारों और मुखिया, गांव के मुखिया से उसने जितने भी विशेषाधिकार उनको प्राप्त थे उनसे छीन लिए। केवल कर वसूलने का अधिकार उनको दिया गया और बाकी सारे अधिकार उनसे छीन लिए गए, और वो भी एक केवल नाम मात्र के ही अधिकारी के रूप में कार्य करने लगे, मुकद्दम और खूत। इसके अतिरिक्त इससे पहले जितनी भी ज़मीनें लोगों को दान में दे दी गई थीं, चाहे वो किसी भी रूप में दान में दी गई हों, सारी की सारी ज़मीनें उसने अपने आप वापस बुला ली और अपने शासन में उसने उन ज़मीनों को शामिल कर लिया। जो दान में दी गई ज़मीनें थीं वो वापस दिल्ली सल्तनत में शामिल हो गई। उसने बहुत अधिक कर वसूलना शुरू किया, लगान के रूप में अपनी जनता से 50% कर लगा दिया उसने अपनी जनता पर। दोआब जिसे कहा जाता था, आब का अर्थ होता है पानी, आब मतलब पानी कहलाता है। दो पानी जहाँ पर आकर के मिले उसे दोआब कहा जाता है। ये दो पानी हैं गंगा और जमुना। गंगा और जमुना के क्षेत्र को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव एरिया माना जाता था। इस वजह से वहाँ के जो किसान हुआ करते थे गंगा और जमुना के क्षेत्र के, दोआब के, ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस, बहुत ज़्यादा समृद्ध माने जाते थे। इस वजह से किसी भी मध्यकालीन शासक को जब पैसा कलेक्ट करना होता था, धन प्राप्त करना होता था, वो तो दोआब के किसानों पर कर बढ़ा देता था, दुगना लगान लगा देता था। इस वजह से बहुत अधिक पैसा खजाने में जमा हो जाता था। अलाउद्दीन खिलजी को भी बहुत पैसे की आवश्यकता थी वेतन देने के लिए। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने दोआब के किसानों पर 50% कर वसूलना प्रारंभ कर दिया। ये बहुत अधिक मात्रा का कर हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी प्रशासनिक सुधार थे वो सब बहुत कठोर प्रशासनिक सुधार कहे जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा उसने कठोरता पूर्वक एक अनुशासनात्मक रूप से अपने जनता पर, अपने सेना पर नए नए सुधार कार्य लागू किए। अलाउद्दीन खिलजी का जब अंत समय आ रहा था तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगा, काफ़ी उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी, जिसकी वजह से उसके बड़े बेटे खिज्र खान ने उसके खिलाफ सर उठाया और बगावत कर दी। ये बगावत मलिक काफूर ने शांत की और खिज्र खान को पकड़ करके ग्वालियर के जेल में बंद कर दिया गया। अब अलाउद्दीन खिलजी की तबीयत इतनी ज़्यादा बुरी तरह से ख़राब हो गई कि अब उसको चलना फिरना, यहाँ तक कि बोलना भी मुश्किल हो गया। वो लेटा रहा केवल बेड पर। तो मलिक काफूर ने इस परिस्थिति को समझ करके इसका फ़ायदा उठाने की सोची और मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने ही उसके मंत्रियों की एक बैठक बुलाई और इस बैठक में उसका उत्तराधिकारी कौन होगा इस बात पर चर्चा प्रारंभ की गई। खिज्र खान जो सबसे लेजिटिमेट उसका उत्तराधिकारी होना चाहिए था वो तो जेल में बंद कर दिया गया था, जिस वजह से खिज्र खान का नाम तो वैसे ही आउट हो गया। अब मलिक काफूर ने सत्ता अपने हाथ में लेनी चाहिए। इस वजह से उसने अलाउद्दीन खिलजी के 6 वर्ष के बेटे, जो बहुत ही छोटा था, शहाबुद्दीन उमर, इसके नाम पर चर्चा प्रारंभ की। शहाबुद्दीन उमर मात्र 6 वर्ष का था। सभी लोगों ने एक मत होकर के मलिक काफूर के इस प्रपोजल पर हाँ कर दी और
अलाउद्दीन खिलजी जो कि बोल नहीं पा रहा था, इस वजह से उसके साइलेंस को ही उसकी हाँ समझ करके शहाबुद्दीन उमर को अलाउद्दीन खिलजी का वारिस नियुक्त कर दिया गया। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाने पर शहाबुद्दीन उमर अगला शासक नियुक्त कर दिया गया। मात्र 6 वर्ष की उम्र में शहाबुद्दीन उमर खिलजी वंश का तीसरा शासक बना, जबकि दिल्ली सल्तनत का ये 13वां शासक हुआ करता था। शहाबुद्दीन उमर का सारा कंट्रोल, वैसे शहाबुद्दीन उमर जो रामचंद्र यादव वंश के शासक हुआ करते थे, इनकी पुत्री जटियापल्ली से शहाबुद्दीन उमर का जन्म हुआ। सारा का सारा कार्य देख रेख सब मलिक काफूर कर रहा था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मलिक काफूर ने शहाबुद्दीन उमर की माँ जटियापल्ली से विवाह भी कर लिया, और ये बताने के लिए कि अब वो एक राजा का पिता है, वो शासन करने लगा। ये बात अलाउद्दीन खिलजी के पाइक जो जाति के गुलाम हुआ करते थे उनको पसंद नहीं आई, और उन्होंने मलिक काफूर की हत्या कर दी। मलिक काफूर की हत्या हो जाने के बाद शहाबुद्दीन उमर अभी बहुत ही छोटा था, जिस वजह से अलाउद्दीन खिलजी के एक दूसरे पुत्र मुबारक शाह खिलजी ने शहाबुद्दीन उमर को उसके पद से हटा दिया। और इस तरीके से शहाबुद्दीन उमर की मृत्यु ग्वालियर में ही बहुत कम उम्र में हो गई, और अगला खिलजी वंश का शासक बनता है चौथा शासक मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी भी बिल्कुल नाम मात्र का ही शासक माना जाता है। वो भी एक अलग ही किस्म का, अलग ही प्रवृत्ति का शासक था। उसका राजपाट में मन नहीं लगता था। उसके बारे में बर्नी ने ऐसा लिखा है कि वो स्त्रियों के कपड़े पहन करके दरबार में आ जाया करता था, या कभी बिना कपड़ों के ही ऐसे ही दरबार में आ जाया करता था। इस तरीके से 4 साल का शासनकाल लगभग रहा मुबारक शाह खिलजी का। मुबारक शाह खिलजी के बाद उसकी हत्या खुसरो खान नाम के शासक ने कर दी, नाम के व्यक्ति ने कर दी। खुसरो खान माना जाता है कि हिंदू धर्म से परिवर्तित व्यक्ति था। मुस्लिम धर्म को उसने स्वीकार किया। बहुत ही निम्न कोटि का वो व्यक्ति माना जाता था। इस वजह से खुसरो खान को इस्लाम का विरोधी भी कहीं कहीं पर लिखा गया है। वो भी बहुत ही ज़्यादा आराम पसंद और संगीत में और मदिरा में डूबा रहने वाला व्यक्ति था। इस वजह से मात्र 4 महीने का ही शासनकाल था खुसरो खान का। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेना में एक बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही ज़्यादा देशभक्त और उसके आदर्शों को मानने वाला व्यक्ति उसने अपनी सेना में अपॉइंट किया था, जिसका नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक को खुसरो खान शासक के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा था। खुसरो खान से बहुत ही ज़्यादा घृणा करता था गाजी मलिक, जिसकी वजह से गाजी मलिक ने ही खुसरो खान की हत्या कर दी, और इस तरीके से अंतिम खिलजी वंश का शासक कहलाया खुसरो खान। मात्र 4 महीने का शासनकाल रहा, और अब खिलजी वंश का अंत हो गया। खिलजी वंश का अंत हो जाने के बाद अगला वंश प्रारंभ हुआ, जिसे तुगलक वंश के नाम से जाना जाता है। तुगलक वंश का प्रारंभ 1320 ईस्वी में हुआ, जबकि 1414 ईस्वी तक ये वंश चलता रहा।
तुगलक वंश की आधारशिला रखी गयासुद्दीन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक माना जाता है। ये गाजी या मलिक नाम से ही अपने आप को एड्रेस करता था, कभी भी इसने अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया। ये बहुत ही ज़्यादा भक्त था अलाउद्दीन खिलजी का, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की कुछ नीतियों का इसने विरोध भी किया। जैसे इसने खुत और मुकद्दमों को उनका विशेषाधिकार वापस कर दिया। खुद और मुकद्दमों को मतलब गांव के मुखिया और ज़मींदारों को उनके अधिकार वापस दे दिए गयासुद्दीन तुगलक ने। इसके अतिरिक्त उसने कर भी घटा करके 1/3 कर दिया। इसकी केवल 2 प्रायोरिटी हुआ करती थी गयासुद्दीन तुगलक की कि किसानों का विकास करना और ज़्यादा से ज़्यादा कृषि योग्य भूमि अर्जित करना। तो इस तरीके से ये अपना 2 ही मोटिव लेकर के चल रहा था, किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और ज़्यादा से ज़्यादा कृषि योग्य भूमि विकसित हो सके। इन्हीं के आधार पर मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत में पहली बार नहरों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था गयासुद्दीन तुगलक ने ही लागू की। गयासुद्दीन तुगलक काफ़ी अधिक उम्र में शासक बना था, इस वजह से उसने भी ज़्यादा लड़ाइयाँ, ज़्यादा युद्ध नहीं लड़े। उसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को हराया। रामचंद्र देव को हरा करके उसने देवगिरी का नाम दौलताबाद कर दिया। अब देवगिरी को दौलताबाद के नाम से जाना जाने लगा। गयासुद्दीन तुगलक के समय एक बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत हुआ करते थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। औलिया संप्रदाय से ये बिलोंग करते थे। देखिए, सूफी संप्रदाय में भी कई सारे संप्रदाय होते हैं, जैसे चिश्ती संप्रदाय, औलिया संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, बहुत सारे संप्रदाय और बहुत सारे सूफी संत हुआ करते थे। इनसे पहले के जो रिनाउंड सूफी संत थे वो फरीदुद्दीन गंज शंकर, इसके अलावा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और मोइनुद्दीन चिश्ती हुआ करते थे। फिर निज़ामुद्दीन औलिया आए। निज़ामुद्दीन औलिया ने भी कई सारे मुस्लिम शासकों का शासनकाल देखा है। इन्होंने भी लगभग 8 मुस्लिम शासकों का शासनकाल देखा। ये बताइए आप लोग कि निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पर हुआ? निज़ामुद्दीन औलिया कहाँ के रहने वाले थे? निज़ामुद्दीन औलिया कहाँ के रहने वाले थे? जल्दी बताइए। अब फिर गूगल होना शुरू हो गया, देर लग रही है अब। निज़ामुद्दीन औलिया कहाँ के रहने वाले थे? अभी तक किसी का आंसर आया नहीं है। नींद आ रही है सबको? निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार आपने दिल्ली में सुनी होगी। निज़ामुद्दीन, हज़रत निज़ामुद्दीन एक स्टेशन है। अपने अंतिम समय में ये दिल्ली में आ गए और दिल्ली में ही इनका निधन हुआ, इनकी मृत्यु हुई। इनकी मज़ार दिल्ली में बना दी गई है हज़रत निज़ामुद्दीन के नाम से। इनका जन्म कहाँ हुआ? ये देखिए, खालिस्तान और ईरान। बहुत सही, ये हाल है। एक आए हैं मोनू पाल साहब,
इन्होंने गूगल तो किया है लेकिन सही आंसर टाइप नहीं कर पाए। खैरुल बशर बदायूं लिख रहे हैं, वेरी गुड, आंसर है बदायूं। मोनू पाल साहब, अब आपने आंसर सही टाइप किया है। निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ बदायूं में, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और एक बहुत ही रिनाउंड सूफी संत थे। हर शासक चाहता था कि निज़ामुद्दीन औलिया उनके दरबार में आए। उनके दरबार में अगर निज़ामुद्दीन औलिया आएंगे तो उनके दरबार की शोभा बढ़ेगी और उनके दरबार का नाम प्रजा में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा, पॉपुलर हो जाएगा। इस वजह से हर शासक निज़ामुद्दीन औलिया को अपने दरबार में आने का आमंत्रण देता था, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने बदायूं को छोड़ करके जाने की नहीं सोची। इसी वजह से गयासुद्दीन तुगलक ने भी निज़ामुद्दीन औलिया से कहा कि आप दिल्ली आओ। उन्होंने ज़बरदस्ती, गयासुद्दीन तुगलक ने निज़ामुद्दीन औलिया को दिल्ली बुलाने की सोची, जिस वजह से निज़ामुद्दीन औलिया ने एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट कहा, दिल्ली अभी दूर है। आज भी ये पॉपुलर है। ये दिल्ली अभी दूर है वाला स्टेटमेंट निज़ामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के दिल्ली बुलाए जाने पर कहा था। वो कभी दिल्ली नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अपने अंतिम समय में उन्हें दिल्ली जाना पड़ा और वहीं पर उनकी कब्र बनी, उनकी मज़ार बनी। गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था जिसका नाम था जौना खान। जौना खान बाद में फिर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जाना जाने लगा। मोहम्मद बिन तुगलक के रूप में जाना जाने लगा। जौना खान को गयासुद्दीन तुगलक ने अपना कमांडर अपॉइंट किया और उसे दक्षिण भारत में भेज दिया। वारंगल के काकातीय और मदुरई के पांड्यों को हराया। जौना खान ने, इस वजह से गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में भी दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की गई जौना खान के द्वारा। जौना खान से वो बहुत खुश हुआ गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के निकट एक शहर बसाया था जिसका नाम था तुगलकाबाद। आज भी दिल्ली के पास तुगलकाबाद नाम से ये शहर मौजूद है। इस तुगलकाबाद का गवर्नर नियुक्त किया गया जौना खान को। जौना खान की दक्षिण विजय पर एक सेलिब्रेशन आयोजित किया गया, एक उत्सव आयोजित किया गया तुगलकाबाद में। इस उत्सव की देखरेख उसका बेटा जौना खान ही कर रहा था। 1325 ईस्वी में तुगलकाबाद में इस उत्सव में जौना खान ने अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक को ठहराने के लिए एक लकड़ी का भवन बनाया। दिन भर उत्सव चलता रहा। रात में सोने के लिए गयासुद्दीन तुगलक जब उस लकड़ी के भवन में गया तो उस लकड़ी के भवन में आग लग गई और आग लग जाने से लकड़ी के भवन में ही दब करके गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन, क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि लकड़ी के भवन में दब कर या लकड़ी के भवन में जल करके किस मुस्लिम शासक की मृत्यु हुई। उसका आंसर था गयासुद्दीन तुगलक की। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका बेटा जौना खान तुगलक वंश का अगला शासक नियुक्त हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 ईस्वी से 1356 ईस्वी माना जाता है। हाँ, अनिल पटेल, आपने सही लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता था। पागल बादशाह
कहने के पीछे लॉजिक था, वैसे दिल्ली सल्तनत का या फिर कहें कि मुग़ल जितने भी मुस्लिम बादशाह हुए, सभी मुस्लिम बादशाहों में सबसे पढ़ा लिखा शासक अगर कोई था तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान कर लिया था, परंतु पढ़ा लिखा होना ही प्रैक्टिकल नॉलेज हो ये सिद्ध नहीं करता। इस वजह से उसे बाद में पागल बादशाह कहा जाने लगा। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था जौना खान। इसने कुछ ऐसी नीतियां बनाई, अगर वो नीतियां सही सिद्ध होती, सफल होती, तो आज हम मोहम्मद बिन तुगलक को महान कह रहे होते। परंतु उसने जो 5 नीतियां बनाई, ये 5 नीतियां बुरी तरह से फेल हो गई, जिसकी वजह से उसे पागल राजा या मूर्ख राजा कहा जाने लगा, पागल बादशाह कहा जाने लगा। ये 5 नीतियां थीं। राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, दोआब में कर वृद्धि, खुरासान अभियान, कराचिल आक्रमण। ये 5 नीतियां बनाई मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये पांचों की पांचों नीतियां इतनी बुरी तरह से फ्लॉप सिद्ध हुई, जिसकी वजह से इसे पागल बादशाह कहा जाने लगा, मूर्ख राजा कहा जाने लगा। वैसे उसकी सोच बुरी नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा दूरदर्शी था, लेकिन अब किस्मत की खराबी कहिए या फिर क्रियान्वयन की कमी कहिए, इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम कहिए, जो भी रहा हो, वो ये 5 नीतियां बुरी तरह से फ्लॉप हुई। पहली उसकी योजना थी राजधानी परिवर्तन। दिल्ली सल्तनत में राजधानी हुआ करती थी दिल्ली, और दक्षिण भारत तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। दक्षिण और दिल्ली के मध्य बहुत ज़्यादा दूरी है, जिसकी वजह से दक्षिण तक पहुंचते पहुंचते ही लगभग 1 महीने का समय लग जाता था, और उस वजह से दक्षिण में विद्रोह भी ज़्यादा हो रहे थे। तो उसने सोचा कि हम अगर अपनी राजधानी एक ऐसी जगह पर स्थापित करें जहां से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पहुंचना बहुत ही ज़्यादा आसान हो, समान समय में हम हर जगह की दूरी तय कर लें, तो इस वजह से उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दी। दौलताबाद जो देवगिरी के नाम से जाना जाता था, महाराष्ट्र में अब दौलताबाद है, तो उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी। अच्छा कदम था, अच्छी योजना थी, लेकिन क्रियान्वयन या किस्मत की खराबी कहिए, क्या दिल्ली में जो जनता थी वही राजधानी थी? दौलताबाद में लोग नहीं रहते थे, दौलताबाद में भी तो लोग रहते थे। दिल्ली की जनता को उठा करके वो दौलताबाद ला रहा था। इतनी दूरी तक आंधी पानी बारिश में उसकी जनता पैदल चल रही थी। आधी जनता बीच में मर गई, आधी जनता उसको देख करके वापस दिल्ली लौट गई, जिसकी वजह से राजधानी परिवर्तन नहीं हो पाया और बहुत ज़्यादा जनता त्रस्त हो गई, दुखी हो गई, बहुत सारे लोगों की हानि हुई, जिसकी वजह से उसके खिलाफ बहुत सारे प्रयास किए गए और ये योजना बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। अब उस समय मध्यकालीन इतिहास में, विश्व इतिहास की बात करें तो हर जगह पर मुद्रा चलती थी और ये मुद्रा चांदी के रूप में प्रचलित थी। भारत में भी मध्यकालीन इतिहास में चांदी के
सिक्के चला करते थे। इन चांदी के सिक्कों को कहा जाता था टंका। टंका आप सभी लोगों को पता है, टंका किसने चालू करवाया था, किसने प्रारंभ किया था टंका? बताइए जल्दी आप लोग आंसर, टंका किसने प्रारंभ किया था? तो उस समय टंका चलता था मध्यकालीन इतिहास में। चीन के शासक कुबलई खान ने पूरे विश्व की चांदी पर कब्जा जमा लिया। कुबलई खान ने पूरे विश्व की चांदी को इकट्ठा कर लिया, जिसकी वजह से भारत में चांदी की शॉर्टेज हो गई, चांदी की कमी हो गई, जिसकी वजह से अब जब सिक्के की कमी हो गई, चांदी की कमी हो गई, तो व्यापार प्रभावित हुआ, व्यापार ठप हो गया, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही थी, जिस वजह से लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गए थे। तो उसने सोचा कि अगर ऐसे धातु की मुद्रा बनाई जाए जो सभी के घरों में विद्यमान हो, सभी के पास हो। ये देखिए खुशबू खान कह रही हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने रुपया चलाया था। टंका किसने चलाया था? हाँ, गूगल बाबा इलाहाबादी जो हैं इल्तुतमिश लिख रहे हैं, लेकिन शायद कल बताया था कि इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे की जीतल प्रारंभ किए, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। कुछ पढ़ना नहीं है, केवल आप लोग ऐसे ही करते रहते हो, क्वेश्चन पूछो तो गूगल पे जाकर के अपना आंसर दे देते हो। अरे पढ़ाई तो करो सीरियसली। तो उसने ऐसी धातु के सिक्के चलाने की सोची जो सभी के घरों में मौजूद हों और जिनकी कभी कमी ही ना हो सके। तो उसने कांसे के सिक्के चलाना सोचा। जैसे आजकल हम लोग अपने घरों में बर्तन जो यूज़ करते हैं वो स्टेनलेस स्टील के करते हैं, हर घर में स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं। उस समय प्राचीन समय में, मध्यकालीन इतिहास में, हर घर में कांसे के बर्तन हुआ करते थे। हर घर में कांसे के बर्तनों में खाना खाया जाता था, कांसा हर घर में होता था। तो सभी लोगों ने अपने घरों में टकसालें खोल ली, बर्तन गला गला करके सिक्के बनाने लगे और इस तरीके से बहुत सारे सिक्के बन गए। इतने सिक्के बन गए कि अब रिवर्स इकोनॉमी हो गई, जिसकी वजह से उसे अपने खजाने से ये सिक्के वापस लेने पड़े। इन सिक्कों को लेकर के उन्हें चांदी के सिक्के वापस करने पड़े। तो जो खजाने में चांदी थी वो भी चली गई और खजाना पूरी तरीके से खाली हो गया और इस तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा मोहम्मद बिन तुगलक को। अब खजाने में वापस पैसा भरने के लिए उसके पास एक ही उपाय था और वो उपाय था दोआब में कर वृद्धि। अभी हमने बताया कि आब का मतलब होता है पानी, जहाँ पर दो पानी आकर के मिले उसे कहा जाता है दोआब। गंगा यमुना का क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव माना जाता था, इस वजह से उसने दोआब में दुगना लगान वसूलना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में दुगना लगान वसूलना प्रारंभ किया, उसी समय वहाँ पर अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण किसान बुरी तरह से प्रभावित हुए। खाने के लिए पैसा नहीं था किसानों के पास, तो दुगना लगान कहाँ से भरते। इस वजह से किसानों ने विद्रोह कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ। किसानों के विद्रोह को समाप्त करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक कृषि विभाग बनाया जिसका नाम था दीवान अमीर कोही। दीवान ए अमीर कोही, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कृषि विभाग प्रारंभ किया गया था। इस कृषि विभाग के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक ने अब किसानों को कृषि ऋण प्रदान करना प्रारंभ किया। ये कृषि ऋण तक्कावी के नाम से प्रारंभ किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो तक्कावी देना प्रारंभ किया मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को, ताकि किसानों के पास पैसा आए और किसान अपना जीवन बसर आराम से कर सके। ये तकावी आज भी जाना जाता है कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर एग्रीकल्चरल लोन दिए जाते हैं। आज भी एग्रीकल्चरल लोन किसान देती है, तो किसानों को सरकार देती है। 7% होता है, अगर सही समय पर जमा कर दिया जाए किसानों के द्वारा समय के अंदर, तो 3% की सब्सिडी दी जाती है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एग्रीकल्चरल लोन का 4% आता है। ये इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने की। खैर, ये योजना भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, दोआब में कर वृद्धि। अब खुरासान अभियान की बात आती है।
मिडिल ईस्ट में एक रियासत हुआ करती थी खुरासान। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट माना जाता था खुरासान को। मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम साम्राज्य में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट मानी जाती थी खुरासान। जो भी खुरासान पर अधिकार कर लेता था वो पूरे विश्व का सुल्तान कहा जाने लगता था। उस समय खुरासान के शासक की मृत्यु हो गई और खुरासान पर किसी भी शासक का शासनकाल नहीं था, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि अगर हम खुरासान पर शासन कर लें तो हम पूरे विश्व के सुल्तान बन जाएंगे। योजना अच्छी थी, लेकिन वही किस्मत की खराबी कहिए। उसने अपनी इतनी बड़ी सेना को खुरासान ले जाने में बहुत वक्त लगता, बहुत समय लगता और बहुत सारे उसके सिपाही मारे भी जाते, जिसकी वजह से उसने सोचा कि अगर हम खुरासान के पश्चिम में रियासत थी मिस्र की, मिस्र के शासक तोगान तिमिर से संधि कर लें तो तोगान तिमिर से संधि करने पर तोगान तिमिर भी अपनी सेना खुरासान ले जाएंगे, हम भी अपनी सेना खुरासान ले जाएंगे, तो खुरासान पर हमारा शासन हो जाएगा। तो तोगान तिमिर ने कहा कि हमारे पास इतनी सेना तो है नहीं, हमें एक वर्ष का समय दो, तब हम सेना जोड़ेंगे और तब हम वहाँ पर ले जाएंगे। तो एक दिन निश्चित किया गया कि इस दिन हम लोग खुरासान पर अटैक करेंगे और दोनों ने अपनी अपनी सेनाएं जोड़ना प्रारंभ किया। ऐन वक्त से पहले मिस्र के शासक तोगान तिमिर की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से मिस्र साइडलाइन हो गया। अब फिर इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि ये अकेले खुरासान पर अटैक कर पाते, तो लगभग जो सेनाएं जोड़ी थी उसको जो वेतन सैलरी दी थी, जो खाना वाना दिया था, वो सब वेस्ट चला गया, बेकार हो गया, पैसे वेस्ट हो गए और ये योजना भी धरी की धरी रह गई। अब बात आती है चौथे अभियान की, जिसका नाम था कराचिल आक्रमण। दिल्ली पर उसका शासन था, तो उसने सोचा कि दिल्ली के आसपास कम से कम वो नज़र रख सके और उसके लिए उसे एक ऊंचे स्थान पर जाने की आवश्यकता थी कि ऊंचे स्थान पर बैठ जाएगा तो ना तो कोई उस पर आक्रमण कर पाएगा, ना वो किसी भी क्षेत्र के आसपास जो होने वाले आक्रमण है उसको कंट्रोल कर पाएगा। तो इस तरीके से हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जगह है, आजकल हम लोग इसे कांगड़ा कहते हैं, उस समय मध्यकालीन इतिहास में कराचिल कहा जाता था। अब कराचिल जो क्षेत्र था उस पर उसने अपनी सेनाएं चढ़ा दी, लेकिन अब वहाँ पर भी लैंडस्लाइड होने लगे, जिसकी वजह से उसकी सेना उतना सक्षम बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसकी सेना वापस लौट आई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उसकी सेना को। तो ये 5 आक्रमण, ये 5 योजनाएं मानी जाती हैं जो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई, जिसके कारण इसे पागल बादशाह या मूर्ख राजा कहा जाने लगा। वैसे ये 5 योजनाएं बहुत अच्छी योजनाएं मानी जाती थीं, अगर सफल हो जाती, सिद्ध हो जाती, तो ये बहुत ही महान शासक के रूप में जाना जाने लगता। खैर, जो भी रहा हो, किस्मत की खराबी या क्रियान्वयन की कमी। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमें जो साक्ष्य मिलते हैं वो इब्न बतूता की पुस्तक से मिलते हैं। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था। ये मोरक्को से भारत आया और भारत में आकर के मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये रहा और उसने रहला नामक पुस्तक लिखी। रहला से हमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना काजी नियुक्त किया और काजी नियुक्त करके इसने इब्न बतूता को चीन भी अपना दूत बना करके भेजा। उस समय चीन का शासक हुआ करता था तर्माशरीन। तर्माशरीन के शासनकाल में इसने भेजा इब्न बतूता को। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि इब्न बतूता के मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा जैन संत उसके दरबार में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा जैन संत उसके दरबार में आया? रक्त पिपासु का आश्रय क्या था? रक्त पिपासु का अर्थ होता है कि बहुत ज़्यादा रक्त का प्रेमी, बहुत ज़्यादा
खून खराबा करने वाला, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मारपीट करने वाला, युद्ध करने वाला। बताइए मोहम्मद बिन तुगलक ने के समय कौन सा जैन संत उसके दरबार में आया? जल्दी बताइए, गूगल करके भी नहीं आंसर मिल रहा है। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, इससे ज़्यादा डोज आप लोगों के लिए ओवरडोज हो जाएगी। आंसर दीजिए जल्दी से। उनका नाम था जिन प्रभ सूरी। जिन प्रभ सूरी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए। मोहम्मद बिन तुगलक ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।